हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने जस्ट अभी सम बेसिक कॉन्सेप्ट यानी मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपने वो सारे वीडियो देख लिए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप क्या करोगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट में जाओगे और उन वीडियो को वॉच करोगे। ठीक है, उसके बाद जब आप ये सारे वीडियोस देख लोगे उसके बाद क्या होगा, कुछ डीपीपीज दी हुई है मैंने, हर लेक्चर के कमेंट सेक्शन में आपको डीपीपी मिल जाएगी। ठीक है, तो वो डीपीपी को सॉल्व करने के लिए मैंने आपसे बोला था। तो कई बच्चों ने बोला कि सर आप इसका सोल्यूशन बना के अपलोड कर दीजिए। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डीपीपी को सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको कोई ये जो मैं बताऊंगा ये सब नोट नहीं करना है। तो आप कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां पे आपको डीपीपी भी मिल जाएगी, उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। बस मैं जस्ट यहाँ पे समझाऊंगा कि डीपीपी को मैंने सॉल्व कैसे किया है। क्लियर है? तो देखो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन मैं और देना चाहता हूं कि बच्चों संडे को आपका एग्जाम होगा 10 बजे से, तो आप प्रिपेयर रहना। क्लियर है? तो संडे को एग्जाम होगा और सैटरडे की रात को मैं बता दूंगा एग्जाम कैसे होगा। एक्चुअली में जो एग्जाम होगा वो आपकी ऐप के ऊपर होगा, तो सैटरडे की रात को या फिर संडे की मॉर्निंग को मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको ग्रुप में एक लिंक दे दूंगा, तो आप जैसे लिंक पे जाओगे, लिंक पे क्लिक करोगे आप, वैसे ही आप क्या करोगे, एग्जाम में चले जाओगे सीधे एग्जाम सेंटर पे। ठीक है, तो आपको एक एग्जाम पेपर मिल जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक लिमिटेड टाइम मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के देखो हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे देखो डीपीपी 18 या फिर डीपीपी 1 बोलो, दोनों मतलब सेम है। तो डीपीपी 1 का देखो क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करता हूं। तो इसमें क्या बोला गया है कि एनटीपी क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, सेम है। अब क्वेश्चन में बोला कि वॉल्यूम किसका सेम होगा, तो वॉल्यूम किसका सेम होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी से देखो, जिसका नंबर ऑफ मोल सेम होंगे उसका वॉल्यूम भी सेम होगा, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर पहले से सेम है। यानी इस क्वेश्चन में मैंने दिमाग क्या लगाया कि आपको कैसे अप्रोच करना है कि प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर CO2 का मास दिया है, तो आप मोलर मास से डिवाइड करो, मोल आ गया। तो ऑप्शन में जितनी चीजें दी हैं उसको भी मोल में कन्वर्ट कर लो, तो जिस भी ऑप्शन से CO2 के मोल मैच कर रहे होंगे वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। क्लियर है? चलो ठीक है। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखो आपको क्वेश्चन में मास दिया है कंपाउंड का। तो कंपाउंड का अगर मास दिया है तो कंपाउंड के मोलर मास अगर आप डिवाइड करोगे तो कंपाउंड्स के मोल आ जाएंगे। आई बात समझ में आप लोगों को? अब मोल आ गया तो क्या होगा, देखो मैं बता देता हूं यहां पर। तो ये आपको कंपाउंड गिवन है FeH2O का होल 5 NOSO4, ये कंपाउंड गिवन है। अब बच्चों यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो, इसमें कितने ऑक्सीजन है, इसमें 10 ऑक्सीजन है। क्लियर है? एक मॉलिक्यूल में 10 ऑक्सीजन है, 5 यहां, एक 6 और 4 ये 10 हो गया। अब बच्चों देखो यहां पे इसका मास दिया हुआ है, इसका मास कितना है, 54.4 ग्राम है। क्या दिख रहा है आप लोगों को? कभी भी मास दिया हो पहले मोल में कन्वर्ट करो, तो मैंने देखो किया हुआ है, मास को मोलर मास से डिवाइड करो, इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेना, 272 आएगा। तो इसके मोल आ गए। इसके देखो 1 मॉलिक्यूल में इसके 10 एटम है, तो इसके 1 मोल में कितने एटम होंगे, तो 1 मोल मॉलिक्यूल में 10 मोल एटम होंगे। ये एटम है ऑक्सीजन तो मैं एटम बोल रहा हूं, ये मॉलिक्यूल है तो मैं मॉलिक्यूल बोल रहा हूं। यानी इसके 1 मोल में इसके 10 मोल होंगे, तो इसके इतने मोल है, तो बताओ इसके कितने मोल होंगे। तो मुझे इसके मोल निकालने, तो मैं क्या करूंगा, उस मॉलिक्यूल के मोल में मैं क्या करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसके क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। क्लियर है? अब इसके मोल्स आ गए, बट इसके मोल्स नहीं पूछे हैं, उसने क्या पूछा है, ऑक्सीजन का मास पूछा है। तो क्या करोगे, ऑक्सीजन के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, सीधे आंसर आ गया। आपको इसको नोट नहीं करना है, मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, बस आप यहां पे समझ लो कैसे सॉल्व किया मैंने। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो यहां पर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा हूं वेट ऑफ ऑक्सीजन, थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैं 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, तो देखो बच्चों यहां पर Fe2O3 दिया हुआ और FeO दिया हुआ है। तो देखो 2 कंपाउंड है, एक दिया है Fe2O3 और एक दिया हुआ है FeO। बोला सेम अमाउंट ऑफ आयरन लेना है, तो आयरन का अमाउंट सेम होगा, मतलब आयरन के मोल सेम लेने हैं। आयरन के मोल सेम लेने हैं मतलब आयरन के एटम्स भी सेम होंगे। सोच पा रहे हो तुम लोग? आयरन के एटम सेम होंगे मतलब यहां पे देखो 2 एटम है, तो यहां पे मुझे 2 करना पड़ेगा, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? तो आयरन के एटम मैंने सेम कर दिया। अब बोलना पता ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा, तो ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा, यहां पे 3 है और यहां पे कितना है 2, तो
तो ये किसका आ गया, ऑक्सीजन का मोल रेशियो आ गया। ठीक है, और ऑक्सीजन का मोलर मास भी क्या होता है, 16 होता है दोनों साइड में, तो यही ऑक्सीजन का मोल रेशियो भी होगा और 3:2 यही इसका मास रेशियो भी होगा। क्या समझ पा रहे हो बात मेरी यहां पर? चलो फिर ठीक है, अगर समझ में ना हो तो प्लीज कमेंट करके बता देना, मैं फिर से बता दूंगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम लोग। तो यहां पर कैम्फर दिया हुआ है और कैम्फर का देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, तुम्हें मास दिया हुआ है। तो यहां पर देखो C10 दिया हुआ है, ठीक है, H16 दिया हुआ है, O दिया हुआ है। तो बोल रहा कि ये बच्चों देखो 25 mg है। तो देखो सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करो, तो मास दिया तो मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास वो भी ग्राम में होना चाहिए, तो मैंने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका मोलर मास कितना होता है, इसका मोलर मास होता है, मैं देखो बता दे रहा हूं, 152 होता है। तो ये क्या आ गया, इसके मोल आ गए। तो मैंने पहले mg को ग्राम में कन्वर्ट किया, फिर मोलर मास से डिवाइड कर दिया, मोल आ गए। अब इसके मोल आ गए, क्या मैं मॉलिक्यूल निकाल सकता हूं? हाँ निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा? एक मोल मतलब क्या होता है, Na होता है, तो इतने मोल मॉलिक्यूल मतलब क्या हो गया, ये इंटू Na क्या हो गया, यहां पर मॉलिक्यूल्स हो गए। क्या आपको समझ में आ रहा है मेरी बात को? चलो ठीक है। अब बच्चों देखो इसके पर मॉलिक्यूल में कितने एटम है, इसके पर मॉलिक्यूल में 10 + 16 + 1 27 एटम है। तो बताओ बच्चों इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे? तो एक मॉलिक्यूल में अगर 27 एटम है तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, ये इंटू 27 एटम्स होंगे। क्या क्लियर है आप लोगों को यहां तक? तो ये भी क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, तो बस कुछ ही स्टूडेंट्स होंगे जो सॉल्व नहीं कर पाए होंगे, बस उनके लिए ही है। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पर क्या दिया हुआ है। एक कंपाउंड बोला एक एक्स कंपाउंड है, ठीक है, जो किससे बना हुआ है, तो बोल रहा है कि एक एक्स कंपाउंड है, 5 नंबर क्वेश्चन, और वो एक्स किससे बना हुआ है, वो 1A और 4B से मिलकर बना हुआ है। देख लो सोल्यूशन मैंने दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। अब बोला इसका बता मोलर मास कितना होगा, यानी इसके एक मोल का मास पूछ रहा है, तो इसके एक मोल का मास कितना होगा, A का मास कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 4 × B का मास कितना दिया हुआ है, 35.5 दिया हुआ है। तो क्या हो गया, इतने ग्राम क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 6 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, यहां पे देखो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बोला 4.6 × 10⁻22 एटम्स दिए हुए हैं, ठीक है, और इसका मास कितना दिया हुआ है, 13.8 ग्राम दिया हुआ है। आई बात समझ में आप लोगों को? तो इतने एटम्स का मास इतने ग्राम है। बोला कि बताओ बच्चों इसका एटॉमिक मास कितना होगा, तो एटॉमिक मास मतलब होता है एक एटम का मास। तो इतने एटम का मास इतने ग्राम है, तो बताओ बच्चों एक एटम का मास कितना होगा, तो क्या करोगे, ये डिवाइड बाय क्या कर दोगे, इस वैल्यू से डिवाइड कर दो। और आपको नोट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, कमेंट सेक्शन में जाओ वहां से देख लो। ठीक है, अब देखो बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात जो कि हम लोग थ्योरी में पढ़ी थी, एटम का मास हमेशा किसमें होता है, AMU में होता है, या फिर आप U भी बोल सकते हो। तो यहां पे ग्राम दिया हुआ है, तो ग्राम में क्या करोगे, ग्राम को AMU में कन्वर्ट करोगे। कैसे कन्वर्ट करोगे, एक AMU की वैल्यू से डिवाइड कर दो, सिंपल कन्वर्जन है ये, कन्वर्ट कर सकते हो, इंटू 10⁻24। तो इतना क्या आ गया, AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, या फिर आप इसको U भी बोल सकते हो। बस इस वैल्यू को सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। क्लियर है, क्योंकि एटम का मास किसमें होता है, AMU में होता है, इसलिए मैंने क्या किया, AMU में कन्वर्ट कर लिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, पढ़ लो क्वेश्चन को। तो देखो बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, एक कंपाउंड देखो यहां पे दिया हुआ है, कंपाउंड क्या, ध्यान से देखना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, C2H4O2 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें अगर तुम देखो हाइड्रोजन की बात करो, देखो इसके एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम है, 4 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, कार्बन के भी 2 एटम है, बट मुझे ऑक्सीजन कार्बन से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे सिर्फ इससे मतलब है। यानी इसके क्या है, देखो इसके 4 मोल होंगे, कितने मोल में, इसका जब आप 1 मोल लोगे तो इसके 4 मोल होंगे। अगर आपने इसके क्या लिए 4 मोल है, इसके 1 मोल है, तो इसका 1 मोल लोगे तो कितने मोल होंगे, 1/4 मोल होंगे।
यानी जितने भी मोल इसके होंगे इसका 1/4 मोल इसका होगा। क्या इस बात को समझ रहे हो आप मेरी? चलो ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसके कितने एटम्स दिए हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स दिए हुए हैं। क्लियर है? तो इसके इतने एटम्स दिए हैं तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इसको मोल में कन्वर्ट करो। तो मोल में देखो कैसे कन्वर्ट करोगे, इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय क्या करोगे आप, Na से डिवाइड कर दो। तो ये क्या आ गया, मोल्स आ गया। यानी वैल्यू कितनी आ गई, ये 1 मोल आ गया, क्योंकि Na की वैल्यू भी सेम होती है। क्लियर है? अब इसका 1 मोल आ गया तो इसके 4 मोल होंगे इसके 1 मोल में, तो इसके 1 मोल होंगे इसके 1/4 मोल में। यानी इसके मोल कितने आ गए, 1/4 मोल आ गया। बस यही आंसर हो गया, आपसे यही पूछा गया था, छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 नंबर क्वेश्चन देखो, बोल रहा है बच्चों कैलकुलेट द परसेंट ऑफ सोडियम। सोडियम का परसेंट आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या, बहुत ही देखो सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। बोल रहा है यहां पर कि 100 ग्राम क्या है, यहां पर सीरियल है, इसमें कितना सोडियम है, 110 mg सोडियम दिया हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इतने ग्राम में इतने mg सोडियम है, इतने mg है तो पहले ग्राम में कन्वर्ट करो। तो ये इंटू 10⁻³ ग्राम सोडियम होगा। क्लियर है? यानी ये वैल्यू आएगी 0.11 ग्राम क्या हो गया, सोडियम हो गया। ठीक है, यानी 100 ग्राम में इतने ग्राम सोडियम है, इसका मतलब कितने परसेंट हुआ, हम लोग परसेंट हमेशा 100 से निकालते हैं। तो 100 ग्राम कंपाउंड में 0.11 ग्राम उसमें क्या है, सोडियम है। तो सोडियम का परसेंट कैसे हुआ, याद करो, सोडियम का परसेंट कैसे निकालते हो कि सोडियम का मास डिवाइड बाई टोटल मास इंटू 100, यानी वैल्यू कितनी आ गई, 0.11% आ गया। क्या आई बात समझ में आप लोगों को? तो ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ था, तो मैं मान के चल रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, बट फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से आप देख सकते हो, और आपको नोट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नोट करके आप टाइम वेस्ट मत करना, आप समझो कि क्वेश्चन मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में यही संडे को आने वाला इसी टाइप का। तो संडे को जो एग्जाम होगा उसमें डीपीपी जो मैंने आपको दी है उसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, या फिर मैंने आपको वो दिया वो एनसीईआरटी में जैसे क्वेश्चंस है उस टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, या फिर जो मैंने थ्योरी में पढ़ा रखा है उस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप ये तीनों अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो मैं आगे डिस्कस करता हूं। 9th नंबर क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लेक्चर में बना रखा है, तो वीडियो लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो 9th नंबर क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। सबको मोल में कन्वर्ट कर दो और सबको जोड़ दो, सीधे आंसर आ गया। मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे, एक जगह मास दिया हुआ है तो मोलर मास से डिवाइड करके मोल में कन्वर्ट कर दो। एक जगह मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो Na से डिवाइड करके मोल में कन्वर्ट कर दो। एक जगह क्या दिया हुआ है, STP पे वॉल्यूम दिया हुआ है तो क्या करोगे, 22.4 से डिवाइड करके मोल में कन्वर्ट कर दो। एक जगह किसी अदर कंडीशन पे वॉल्यूम दिया है, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम दिया है, तो मोल कैसे निकालोगे, PV/RT से, और सबका मोल निकाल के ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन भी सेम है। 11 में मोल पूछ रहा है, सबको मोल में कन्वर्ट कर दो। सॉरी 10th नंबर क्वेश्चन, 10th नंबर में देखो क्या दिया, STP पे CO2 दिया है, मोल में कन्वर्ट कर लो। CO2 का मास दिया है, उसको भी मोल में कन्वर्ट कर लो। CO2 की मॉलिक्यूल दिए हैं तो Na से डिवाइड कर दो, वो भी मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉल्यूशन में देख लेना मैंने कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, और सबको क्या करोगे, जहां प्लस लिखा है उसको जोड़ दोगे, जहां माइनस लिखा उसको माइनस कर दोगे, तो वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 11th नंबर क्वेश्चन देखो, इंपेरिकल फॉर्मूला CH दिखा हुआ है और मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है। तो बच्चों देखो हम लोग ने पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है, n टाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। जैसे कि मैं बताऊं कि तुम्हें, जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है C6H6 है, तो इसका बच्चों इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, CH होगा, और n की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। अगर आपने थ्योरी पढ़ी तो आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो यहां देखो मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है, 78 है, और इंपेरिकल वेट कितना हो गया, यहां पे इंपेरिकल वेट CH दिया हुआ है, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। किसका, 12 हो गया कार्बन का, 1 हो गया हाइड्रोजन का। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, मतलब कंपाउंड क्या होगा, C6H6 होगा। ठीक है, आपने सॉल्व कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पर
12 नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को डाउट होगा, तो मैं चलो 12 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ लो पहले आराम से। देखो आयोडीन और ऑक्सीजन की बात हो रही है, ठीक है। तो मैंने देखो आयोडीन और ऑक्सीजन के कंपाउंड की बात हो रही है, मैंने IXOY मैंने कंपाउंड मान लिया, ठीक है। अब देखो मुझे इसको सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों यहां पर अगर तुम ध्यान से देखोगे, यहां पर एक मॉलिक्यूल लोगे तो इसके देखो X एटम इसके होंगे और Y एटम इसके होंगे, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है और ये क्या तुम्हारे एटम्स है, ठीक है। यानी बच्चों अगर देखो मैंने इसका 1 मोल लिया तो इसके कितने मोल्स होंगे, इसके X मोल होंगे और इसके Y मोल होंगे। तो बच्चों यहां पर ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मोल I और नंबर ऑफ मोल, इसका मोल रेशियो कितना आएगा। इसके अगर X मोल है तो इसके कितने मोल है, Y मोल। तो ये अगर X है तो ये Y मोल है। क्या समझ पा रहे हो बात मेरी? चलो ठीक है, देख लो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूं यहां पर। अगर आप बच्चों इसके आपने 2 मोल ले लिए, इसके 1 मोल लेने पे X मोल होगा, तो 2 मोल लेने पे कितना होगा, ये ट्वाइस X मोल होगा, ठीक है। ये 2 मोल लेने पे कितना होगा, ये 2Y मोल होगा। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात? अब बच्चों यहां पे निकालो I और O का मोल रेशियो कितना है। अगर ये 2X है तो कितना होगा, ये 2Y होगा। यानी वो मोल रेशियो अभी भी कितना आ रहा है, X/Y आ रहा है। यानी मोल रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा। और इसी से मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। यानी किसी भी मॉलिक्यूल में ये जो लिखा होता है X/Y, ये मोल रेशियो निकालोगे वो कभी भी चेंज नहीं होगा, तुम कितना भी ले लो। मैंने 1 मोल लिया तब भी मोल रेशियो X/Y आ रहा था, मैंने 2 मोल लिया फिर भी मोल रेशियो X/Y ही आ रहा था। तो इसी से देखो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं। तो वो बोल रहा है बच्चों, देखो उसने दिया हुआ है आयोडीन का मास दिया हुआ है, तो आयोडीन के मोल कैसे निकालोगे। आयोडीन का मास दिया 254, तो इसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, क्योंकि मुझे मोल रेशियो निकालना है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन का उसने मास दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया, ऑक्सीजन के मोलर मास से डिवाइड कर दिया, तो वैल्यू कितनी आएगी, देखो 2:5 आ रही है। और ये मोल रेशियो कितना होगा, हमेशा X/Y रहेगा। क्लियर है? तो X/Y यानी X/Y का रेशियो कितना आ गया, 2:5 आ गया। यानी मैंने जो कंपाउंड माना था ये I2O5 हो गया। और ये क्या होगा, ये इंपेरिकल फॉर्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होगा, क्योंकि यहां पे मैंने रेशियो निकाला है सिर्फ। और रेशियो किसमें, रेशियो मतलब क्या होता है, वो इंपेरिकल फॉर्मूला बताता है, ना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अगर आपने सारे लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज सम बेसिक कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट में जाना और वीडियो को वॉच करना। और अगर एक बार कभी कभी कोई वीडियो समझ में ना आया करे तो आप उसको 2 बार कम से कम देखा करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक बार में बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं। तो आप जब सेकंड टाइम देखोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। अगर आपको इसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही सॉल्व करने में तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम्स जब मैं पढ़ रहा था मुझे भी बहुत हो रही थी, क्योंकि ये चैप्टर ही थोड़ा ऐसा है, ठीक है ना। तो इतना टेंशन मत लेना, बस पढ़ाई करते रहो। और एक पढ़ने का रूटीन बनाओ, डेली तुम्हें 10 से 15 घंटे पढ़ने हैं, 12 से 15 घंटे। तो टाइम निकालो दिन भर पढ़ाई करने का। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दोगे, पढ़ाई को, बाकी दूसरी प्रायोरिटी बाद में, ठीक है बच्चों। देखो 13 नंबर क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों को डाउट था इसमें, तो अब थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। 13 नंबर देखो, 13 वाले में भी देखो मैं सेम फॉर्मूला यूज करूंगा, सेम फंडा यूज करूंगा। देखो Zn दिया हुआ है, CrO दिया, मैंने इसको X मान लेता हूं, इसको Y मान लेता हूं, Z मान लेता हूं। अब यहां पर भी जो आएगा वो इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा। तो अभी जस्ट मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया है कि जो X/Y X/Z जो ये होता है, ये एक्चुअल में क्या होता है, ये जो होता है ये मोल रेशियो होता है। तो देखो बच्चों मैं मोल निकालता हूं। यहां पे देखो बच्चों इसका मास दिया हुआ है, जिंक का मास दिया है, तो जिंक का मोल कैसे आएगा, मोलर मास से डिवाइड कर दो। इसके एटम्स दिए हैं देखो, तो ये मोल कैसे आएगा, मैंने क्या किया, Na से एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पे डायरेक्ट मोल दिए हुए हैं, तो मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, मोल की वैल्यू रख दी। अब देखो बच्चों यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया इसको सॉल्व करना। ये मैंने क्वेश्चन से प्रैक्टिस के लिए दिया था, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एग्जाम में हमेशा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कैलकुलेशन बहुत आसान होती है, क्योंकि आपको विद इन 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं। बट आपको अभी प्रैक्टिस करनी है ना,
इसलिए आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप पूरा इसको सॉल्व करना, डायरेक्ट मत लिख देना, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहां पर। तो सॉल्व करोगे तो 1:2 क्या आएगा, 4 आएगा। तो थोड़ा अपना दिमाग यूज करना और ये देख लो सॉल्व करने के लिए ट्राई करना कि कैसे आ रहा है। जबकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो इतनी टेंशन मत लेना, लेकिन आपको भी सॉल्व करना है, अगर सीखना है तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप लोग सॉल्व कर लेना इसको। अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, जिसमें क्या है 21 एटम्स है, किसके, कार्बन के पर मॉलिक्यूल में। तो देखो बच्चों मैंने एक एक्स मॉलिक्यूल ले लिया जिसके 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हो गए, 21 एटम्स हो गए, किसके, कार्बन के, ठीक है। तो बच्चों अगर एक मॉलिक्यूल में 21 एटम्स है, तो अगर मैंने 1 मोल मॉलिक्यूल लिया तो इसके 21 मोल्स एटम होंगे कार्बन के, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है तो 1 मोल मॉलिक्यूल बोलोगे, वो एटम है तो 20 मोल एटम्स बोलोगे, ठीक है। तो इसका 1 मोल लेने पे इसको 21 मोल होंगे। चलो ठीक है। फिर अब उसने कार्बन का परसेंट भी दे दिया है, अब बोला इसका मोलर मास बताओ। तो बच्चों देखो मैंने मान लिया कि इसका मोलर मास कितना है, कुछ m ग्राम है, ठीक है। इसका क्या होगा, 1 मोल का मास 12 ग्राम होता है, तो 21 मोल का मास कितना होगा, 21 इंटू 12 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। इतने ग्राम में इतने ग्राम कार्बन है, तो बताओ बच्चों परसेंट कैसे आएगा। तो कार्बन का परसेंट आएगा ये इंटू ये, भाई कार्बन का मास डिवाइड बाय टोटल मास इंटू 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कार्बन का परसेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये दिया है 50.4%। तो यहां से आप m की वैल्यू जब सॉल्व करोगे, तो मैं बता दे रहा हूं m की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहां पर 14 नंबर में m की वैल्यू सॉल्व कर लेना। m की वैल्यू मेरे हिसाब से क्या आएगी, अब सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, आंसर नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व कर लेना। तो यहां से जो m की वैल्यू आएगी वो लिख लेना, वो वैल्यू इतने ग्राम आएगी, समझ रहे हो। अब अगर उसने मोलर मास पूछा है, जैसे कार्बन का मोलर मास कितना होता है, 12 ग्राम होता है। अगर कार्बन का एटॉमिक मास पूछे तो कितना होगा, 12 AMU होगा। यानी जो मोलर मास होता है वही एटॉमिक मास भी होता है, बट यूनिट का डिफरेंस होता है। एटॉमिक मास ग्राम AMU में होता है, जबकि मोलर मास ग्राम में होता है। सेम वैसे मॉलिक्यूल का मास AMU में होता है और मोलर मास ग्राम में होता है, ठीक है ना। तो अब यहां से सॉल्व कर लेना। अगर मान लो या सॉल्व करने पे मैंने मान लिया, तो आप सॉल्व कर लेना। मैं मान रहा हूं कि वैल्यू 500 आ रही है, तो इसका देखो इसके 1 मोल का मास कितना हो गया, 500 ग्राम हो गया। तो बताओ बच्चों इसके 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा। अगर 1 मोल का मास 500 ग्राम है तो 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, 500 AMU हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो आप ये सॉल्व करके देख लेना 500 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने तो रैंडम लिख दिया, ठीक है। तो बस मैं यहां पे आपको लॉजिक बता रहा हूं उसकी सॉल्व कैसे करते क्वेश्चंस को। तो बच्चों देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर भी देखो इंपेरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है वो क्वेश्चन में, और बोला सल्फर और ऑक्सीजन का कंपाउंड है। देखो बच्चों यहां पर मैंने मान लिया कि सल्फर X एटम है और ऑक्सीजन के Y एटम है, और मुझे इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब रेशियो होता है, ठीक है, यानी मुझे ये रेशियो निकालना है। तो देखो बच्चों यहां पर X क्या होगा, देखो नंबर ऑफ मोल सल्फर के और नंबर ऑफ मोल Y के, ये क्या रेशियो होगा, ये X/Y होगा। देखो इसके X मोल होंगे तो उसके Y मोल होंगे। इसके जस्ट 2 क्वेश्चन पहले मैंने बताया था कि जो यहां पे लिखा होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, वो मोल रेशियो होता है, ठीक है। तो सोल्यूशन में देख लेना, मैं सोल्यूशन में किया हुआ है इसको। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे इसके सल्फर के। तो सल्फर का देखो उसने मास दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना मास दिया हुआ है, 40% सल्फर है। तो मैंने मान लिया कि कंपाउंड 100 ग्राम है, तो सल्फर कितना होगा, 40 ग्राम होगा, और ऑक्सीजन कितना होगा, 60 ग्राम होगा। क्लियर है। तो ये 40 ग्राम मान लोगे तो मास है, देखो यहां पर, देखो यहां पर सल्फर बोल रहा ये 40% है और ऑक्सीजन कितना है, 60% है। तो मान लो कि कंपाउंड 100 ग्राम है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 ग्राम हो जाएगा, तो ये 60 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पर मोल कैसे आएगा, गिवन मास
40 ग्राम है, डिवाइड बाई मोलर मास। यहां पर मास मोल कैसे आएगा, गिवन मास कितना है 60 डिवाइड बाई मोलर मास 16 हो जाएगा। क्लियर है? आप सॉल्व करो। इसके बाद इसका सॉल्व करने में कितना आएगा, ये वैल्यू आएगी 2 जाएगा, 2 से 20, ये 20/60 आ जाएगा, यानी 1:3 आ जाएगा। क्लियर है? आपको बहुत सारे लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि सर यहां पर आपने 40 और 60 क्यों माना, आप कुछ और मान लो, देखना आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो चलो मैं इसको क्या मान लेता हूं, इसको 40 नहीं मानता हूं। मैंने कंपाउंड 200 ग्राम ले लिया, तो जब कंपाउंड 200 ग्राम लोगे तो ये 200 का 40% कितना हो जाएगा, 200 ग्राम मैंने कंपाउंड ले लिया, तो 200 का 40% कितना हुआ 80 ग्राम, और 60% होगा 120 ग्राम। क्लियर है? चलो अब इसको भी मान के देख लो, तब भी आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं। तो यहां पे क्या रखोगे, अब देखो तो सल्फर का मास कितना है 80 ग्राम और मोलर मास होता है 32। ऑक्सीजन का मास कितना है 120 ग्राम, मोलर मास होता है 16। चलो इसको सॉल्व करो, तो वैल्यू आएगी 80 डिवाइड बाई 2 इंटू 120, यानी फिर भी कितना आ गया देखो 40 डिवाइड बाई 120, यानी क्या आ गया 1:3। देखो अभी भी कोई चेंज आया नहीं आया। क्यों नहीं आया? तुम कंपाउंड तुम 100 ग्राम मान लो, 200 मान लो, 500 मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट रेशियो होता है, और रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा। इस बात को समझो, अगर तुम इस बात को समझ जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मैंने इसी को बार बार थ्योरी में भी बताया था और मैं बार बार क्वेश्चन में भी बता रहा हूं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पर जो होता है वो क्या होता है, मोल का रेशियो होता है, और मोल का रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है ना? तो देखो यहां पर आंसर आ चुका है आपका। नेक्स्ट देखो 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन भी सेम देखो तरीके से करते हैं हम लोग। तो 16 वाले क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, देखो वो भी मैं बता देता हूं। तो यहां पर भी देखो, यहां पर एक पोटेशियम का कंपाउंड दिया हुआ है, क्रोमियम दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो मैं इसको XYZ मान लेता हूं। फिर देखो XYZ क्या होगा, ये मोल रेशियो होगा। X किसका मोल होगा, पोटेशियम का मोल होगा, तो पोटेशियम का परसेंटेज दिया है। फिर मैंने मान लिया यहां पर कि जो कंपाउंड है वो कितना है तुम्हारा 100 ग्राम है, तो पोटेशियम कितना हो जाएगा 26.57 ग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये इतने ग्राम क्या हो गया, देखो पोटेशियम हो गया। अब पोटेशियम का मोलर मास होता है 39, डिवाइड कर दिया, मोल आ गया, क्योंकि XYZ क्या है, वो मोल रेशियो है। इसका देखो क्या दिया 35.36 दिया है, इसको देखो मैंने डिवाइड कर दिया मोलर मास से, फिर मोल आ गया। इसका दिया है 38.07, फिर मोलर मास से डिवाइड कर दिया, मोल आ गया। तो कंपाउंड मैंने 100 ग्राम माना, आपका नहीं माना, कुछ और मान लो, X ग्राम मान लो, 200 मान लो, 500 मान लो, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आंसर में एक्चुअली तुम क्या निकाल रहे हो, तुम मोल रेशियो निकाल रहे हो, और मोल रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है? तो सॉल्व करोगे वैल्यू कितनी आएगी, 2:2 क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, यानी X की जगह रखो यहाँ पर K2Cr2O7 आ जाएगा, और ये क्या होगा, ये इंपेरिकल फॉर्मूला होगा। यहां पर जो तुमने 1:3 निकाला है, मतलब ये 1 ये 3 यानी SO3, ये भी क्या होगा, ये भी इंपेरिकल फॉर्मूला होगा। क्लियर है? यानी कभी भी अगर आपको परसेंटेज दिया है तो आप इंपेरिकल फॉर्मूला ही निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हो। इस बात को समझो पहले, अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो आपको डाउट नहीं आएगा। तो अगर आपको थ्योरी क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर थ्योरी क्लियर नहीं है तो प्लीज पहले थ्योरी पढ़ लेना, उसके बाद ही वीडियो पर आना, क्योंकि ऐसे टाइप के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस भी किए थ्योरी के अंदर। ठीक है? अब देखो बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। तो एक क्लोराइड ऑफ सल्फर, ठीक है, इतने ग्राम सैंपल दिया है, कंटेन्स इतने ग्राम क्लोरीन दिया हुआ है। तो बच्चों देखो यहां पर 17 फर्स्ट डीपीपी का लास्ट क्वेश्चन देखो मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो बोला है SX है और Cl(Y) दिया हुआ है, इसमें X एटम सल्फर के हैं और Y एटम क्या होंगे, क्लोरीन के होंगे। क्लियर है? अगर बच्चों देखो यहां पर आपने 1 मोल लिया, 1 मॉलिक्यूल में तो X एटम है, तो अगर आप इसको 1 मोल लोगे तो ये X मोल हो जाएगा और ये Y मोल हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हो बात मेरी? यानी इसके X मोल होंगे तो इसके Y मोल होंगे।
यानी मोल रेशियो यहां से कितना आया, देखो सल्फर और क्लोरीन का मोल रेशियो कितना आया, ये x मोल होगा तो y मोल होगा। अगर आप इसको 2 मोल ले लो तो ये कितना होगा, ट्वाइस x हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल में x मोल है तो 2 मोल में ट्वाइस x मोल होगा। ये 1 मोल में y मोल है तो ट्वाइस x मोल में कितना होगा, 2y मोल होगा। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात को? यानी यहां पर अभी भी देखो सल्फर और ऑक्सीजन का मोल रेशियो कितना आएगा, ट्वाइस x बाई ट्वाई वाई आएगा, ट्वाइस y यानी x:2y आएगा। मैं बार बार बता रहा हूं यहां पे मोल रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है आप लोगों को? और इसी मोल रेशियो की हेल्प से देखो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, तो देखो यहां पे बच्चों क्या बोल रहा है, उसने बोला कंपाउंड का देखो मास दिया है, तो देखो XX दिया हुआ है और Cl दिया, इसका मास कितना है बोल रहा है, इस कंपाउंड का मास है 5.4 ग्राम। ठीक है, और क्लोरीन का मास कितना दिया हुआ है, 2.84 ग्राम। तो बच्चों देखो ये कंपाउंड जो बना हुआ है वो सल्फर और क्लोरीन से ही बना हुआ है, तो सल्फर प्लस क्लोरीन का मास इतना है और क्लोरीन का मास इतना है, तो यहां से क्या मैं सल्फर का मास निकाल सकता हूं? कैसे निकालूंगा? टोटल मास से क्या करोगे, क्लोरीन का मास माइनस कर दो, यही वैल्यू आएगी। चलो फिर ठीक है, तो यानी ये क्या हो गया, इतने ग्राम सल्फर का मास हो गया। क्यों? क्योंकि सल्फर क्लोरीन इतना है और क्लोरीन इतना है, तो यहां सिर्फ क्लोरीन है, यहां पे सल्फर प्लस क्लोरीन है, तो माइनस कर दो तो सल्फर आ जाएगा। क्योंकि कंजर्वेशन और मास पढ़ा है हम लोगों ने, मास हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहां पर सल्फर और क्लोरीन का चलो मैं मोल रेशियो निकालता हूं, वो हमेशा x:2y रहेगा। तो देखो सल्फर का मास दिया हुआ है, ठीक है, डिवाइड पे मैंने क्या कर दिया, मोलर मास सल्फर का। यहां पे क्लोरीन का देखो मास दिया हुआ है, कितना दिया है, 2.84, मैंने क्लोरीन के मोलर मास से डिवाइड कर दिया। ये भी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। यानी अब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 1:1 आएगा, और ये मोल रेशियो एक्चुअल में क्या था, x:y रहेगा। इसका मतलब क्या आ गया, x=y आ चुका है। अब x=y ये मतलब क्या होगा, 1:1 है, उठा के यहां रख दो। ठीक है, यानी क्या होगा, ये XCl क्या हो जाएगा, ये इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो मैं देखो इतने पार्ट को फिर से रफ करता हूं और मैं और अच्छे से बताता हूं आपको, देखो ध्यान से। तो मैंने यहां पे देखो क्या क्या सॉल्व कर लिया। अभी मैंने यहां पे देखो सल्फर और क्लोरीन का मोल रेशियो कितना आ रहा है, देखो x:y की वैल्यू 1:1 आ रही है, यानी सल्फर की यहां 1 होगा तो क्लोरीन 1 है। ये एक्चुअल में क्या है, ये इंपेरिकल फॉर्मूला है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे आएगा, तो मैंने मान लिया कि यहां पर क्या होगा, कुछ n होगा, इसको बोलेंगे क्या, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसका देखो मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 135, तो हम लोगों ने बच्चों पढ़ा हुआ है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो n टाइम्स क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है 135 इक्वल टू n, और इंपेरिकल फॉर्मूला कितना होगा, देखो 32 प्लस 35.5, तो ऐड करो 32 प्लस 35.5, ये ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा 67.5 आ गया। यानी यहां पर n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू 2 आ गई। अब ये 2 वैल्यू उठा के यहां पे रखो, तो जब यहां वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, HCl का होल 2, यानी क्या हो गया यहां पर H2 और Cl2 आ गया। क्या समझ पा रहे हो बात मेरी? तो यहां पर क्या आ गया, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ चुका है। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपको अभी भी DPP1 में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको फिर से डिस्कस कर दूंगा। तो आप ये नोट मत भी करो, मैंने तो ऑलरेडी सोल्यूशन दे रखा है ना, तो आप उसको बस समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो कभी भी बच्चों याद रखना कि यहां पर मोल रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है।